अब यहाँ पे जो भी करा हमने अब तक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो काम करता सिर्फ वही रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही काम का करा, आज 5-6 काम के कर लेंगे, 5 नहीं शायद ज्यादा। अभी के लिए सिर्फ हमने एक ही काम का किया था। स्टार्ट करते हैं। कहां से? कोई एक जन हाँ सर आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने कल अच्छा बोला था जी, बिना देखे। पहले मुझे सिर्फ नंबर बता दो, हम फटाक से आगे बढ़ते हैं। फिर सर टाइम नहीं अपने पास। 3 क्लॉज 3 जी सर, आगे बात करिए। ईशा दीदी भैया, हाँ भैया है हाँ। इन केस ऑफ पर्सन अलाउड टू, वेरी गुड, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अफर्म और डिक्लेयर, चलेगा इट्स ओके। और नीचे वाला पार्ट which can be used as an evidence in the court of law। इतना सा लिखा तो भी चल जाएगा, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 मार्क का ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और हमने कुछ भी काम का नहीं करा सर, ये सब टाइम पास था। ये कल मैं स्टार्ट कर सकता था, मैंने करा नहीं। एक तो आगे थे सर आपके संकल्प सर, और दूसरा टाइम भी हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर के अंदर ये 3 क्लॉज 26 और सेक्शन 27, ये 3 सबसे काम के हैं। आएंगे मैं बता दूंगा आपको, लास्ट में हम लिस्ट भी बना देंगे आपको कि भाई ये थोड़े ज्यादा काम के हैं। जल्दी इधर बैठ फर्स्ट बेंच पे, बेवड़े लेट आता है। डॉक्यूमेंट यहां से स्टार्ट करें। ये iOS के अंदर भी आएगा, मैं आपको बारीकी बताऊंगा बाद में। iOS के अंदर वर्ड लिखा हुआ है मींस, चल मैं आपको बता ही देता हूं लॉजिक के साथ, रट्टा नहीं मार सकते। जब ये iOS में आएगा वहां पे डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन 99% सेम है, सिर्फ एक चीज अलग है, एक वर्ड अलग है। वहां पे लिखा हुआ है मींस, यहां पे आपको मिलेगा लिखा हुआ शैल इंक्लूड। ये देख, शैल इंक्लूड। अगेन रट्टा नहीं मार सकते, इट इज लॉजिकल। हमने जहां से चैप्टर स्टार्ट किया था कंसेप्चुअली, वहां से वापस स्टार्ट करते हैं। सर ये वाला एक्ट है जो एक्ट सबके लिए है, सारे सेंट्रल एक्ट्स के लिए है, तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं दे सकते। इसको तो सब रेफर करने वाले ना, इट हैज टू बी ओपन ना। तो जीसी के अंदर आपको जितनी भी डेफिनेशन मिलेगी मेजरली आपको दिखेगा उसमें इंक्लूड ही लिखा हुआ है, बिकॉज बहुत सारे एक्ट्स हम यहाँ पर आते हैं तो उसको हमको ओपन रखना पड़ेगा। तो इसको भी हमने लाइक अदर डेफिनेशन इन दिस चैप्टर इसको ओपन रखा हुआ है, जिसमें हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड। 4 पार्ट लिखे हुए हैं सर, आपके पास बुक आई गेस ऑलरेडी है, उसमें आपको ये वाला चार्ट जो दिख रहा है ये ओपन कर लो, ये वाला मैं ये चार्ट बोल रहा हूँ बेसिकली। आपको लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर एनी मैटर मिला, अभी भी देख ही रहे लोग। एनी मैटर आपको दिखेगा उसमें रिटन, देख हम डॉक्यूमेंट की बात करें ना, ये डॉक्यूमेंट की बात करें, मैं यहाँ पे हूं। एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन अ सब्सटेंस। अब सर हम लिखेंगे या उसको लॉजिकली सोचो, सर हम जो भी लिखेंगे या तो वो लेटर्स होंगे या तो फिगर्स होंगे। तो देख नेक्स्ट बॉक्स में आपको वही मिलेगा, बाय यूज ऑफ मीन्स ऑफ लेटर्स और फिगर्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, मतलब उसका मिक्सचर। तो आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा या तो वर्ड्स या फिगर्स या उनका कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको आप यूज कर रहे हो या आप यूज करोगे किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको इंग्लिश कर दिया। ठीक, यहाँ पे ओपन करता हूँ। Any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters or figures या उनका combo, that is by more than one of those means, which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये आपको word to word लिखना पड़ेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आसान है। रट्टा मारना है, रट्टा मारने का टेक्निक है। डेफिनेशन शुरू मैटर से होती है, खत्म भी मैटर पे होती है। देख तरीका हो गया उसको कैप्चर करने का, इससे डेफिनेशन स्टार्ट मैटर से हो रही है, खत्म भी मैटर पे हो रही है। स्टार्ट में बोलता है एनी मैटर, लास्ट में एंड भी वहीं से होता है, रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो स्टार्ट और एंड मैटर से होता है। उसके अंदर हम बात करें बाद में फर्स्ट की, तो आप आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हम चरस गांजे की बात कर रहे हैं। रीड जो बेसिकली एक सब्सटेंस होता है, लड़कों को पता होगा, ठीक है, गांजे उसको सब्सटेंस बोलते हैं, नशीली पदार्थ को। आपको यहाँ पे वही लिखा हुआ मिलेगा, देख W written expressed described upon any substance। आगे का तो वैसे इजी है, by means of letters और figures और by one of those means, मतलब उनका कॉम्बो जो हम यूज कर रहे हैं या यूज करेंगे, which may be used or intended to be used for the purpose of recording that matter। इतना आसान हो गया।
तो वीड एनी सब्सटेंस याद रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, बीच का आसान है, एंडिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिक आ गया। 2 मिनट तो मैं आपको फटाक से, देखो इसको याद हो जाना चाहिए सर। हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, हम इसको याद कर रहे हैं। पढ़ तो आप घर पे भी सकते हो। वेटिंग डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन, रीड सब्सटेंस, इतना से तो याद रखना है। स्टार्ट मैटर से होता है, खत्म मैटर पे होता है। वेटिंग 30 सेकेंड्स। क्योंकि जीसी है तो इंक्लूड मींस नहीं है, इंक्लूड है। हर एक चीज का लॉजिक है सर। डन। एक बार नीचे आता हूँ, फिर ऑपोजिट डेफिनेशन पे आते हैं। कुछ एग्जांपल्स रखें जो मेरे हिसाब से आसान ही है, बट हम पढ़ लेते हैं उनको एक बार सर, देखते हैं क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, फाइल, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन एंड इवन कंप्यूटर फाइल्स, मतलब पीडीएफ्स आर ऑल डॉक्यूमेंट्स। However, it does not include Indian currency notes. Obviously, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब सर स्टार्ट करते हैं वापस एक बार और। हाँ ब्लैक, आपसे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैं 3 cos 18 मैंने बोल दिया, ठीक है। वीड, वीड वी डब्ल्यू चालू होता है। अब ऑन एनी सब्सटेंस, लेटर्स और फिगर्स और बाय वन ऑफ दोज मीन्स, वन और मोर, ठीक है। जो हम यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे, और विच मे बी यूज्ड रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ठीक है। एक लड़का, वंश भाई, इंशाल्लाह दैट मैटर चलेगा। एक और 90% एक्यूरेसी है, मुझे 100% चाहिए थी। हाँ ब्लैक तो बोल। लेटर्स और फिगर्स और बाय वन ऑफ दोज मीन्स which is intended for पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, ठीक है चलेगा, ठीक है। ये 2 मार्क का है सर, अनगिनत बार आ चुका है, बहुत आसान है। मैं ट्राई करा आपको लॉजिक के बाद रट्टा भी बता दें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। एनेक्टमेंट काम का नहीं, हम पढ़ लेते फिर भी। एनी लॉ और रेगुलेशन और रूल, ठीक है। रेगुलेशन आगे भी आएगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार, जो आपको आना चाहिए। एनेक्टमेंट में सब कुछ आ गया तो मुझे दिख रहा है, लॉ भी आ गया, रेगुलेशन भी आ गया, रूल भी आ गया। हम एक एक करके बात करते हैं। लॉजिकल लॉ, कंपनीज एक्ट आपका लॉ हो गया। रेगुलेशन जो आपका सेबी वेबी वाला होता है, हाँ, जो रेगुलेटर लेकर आता है दैट इज रेगुलेशन। उसमें आप जो और एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन करते हो वो रूल्स होता है। तो एनएक्ट के अंदर लॉ, रेगुलेशन, रूल सब कुछ आ गया, कुछ काम का नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा काम का। मैं आपको एकदम एकदम मतलब एकदम डीप में पढ़ाता हूँ, शायद आपको समझ में आए, शायद बोला कि मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ, देखते हैं। आई ट्राई आपको समझ में आ जाए। लिखना मत, सुनना, ठीक है, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली 3 चैप्टर को मिक्स कर रहा हूँ, आपके सिलेबस के तीनों चैप्टर को मिक्स कर रहा हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, इसको तोड़ा मैंने 3 पार्ट में, 3 अलग चैप्टर सर आपके सिलेबस के, तो मैं मिक्स कर रहा हूँ बिकॉज तीनों के अंदर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ। एक हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट की, एक हम बात करते हैं एलएलपी की, एक हम बात करें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 चैप्टर साथ में। कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, 2 के अंदर सेक्शन भी याद करना है आपको। इसकी बात करते हैं 241, इसकी बात करते हैं 321, ठीक है। एलएलपी के अंदर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ओ रॉयल एनफील्ड, बाइक पे आता है साले और फिर भी लेट आता है। ये लोग सब गरीब ऑटो में, बस में, ट्रेन में आते हैं, मैं इंक्लूडिंग मी, और हम लोग टाइम पे आते हैं। आज तो बारिश भी नहीं थी, पेट्रोल गरीब, हम नहीं तू गरीब हुआ फिर रहने गया था। तो एक्टिवा पे आता है ना, आज इसको लेकर नहीं आया। जूम बंद है? नहीं यार, बैठे हुए लोग तो 2-3, आयुषी, सारा, ये सब बैठे हुए तो हैं, कहाँ बंद है। छोड़, अभी अपने पढ़ते हैं, टाइम नहीं अपने पास यार। उसको बोल रिकॉर्डिंग दे देंगे तेरे को। साल एक तो 1.25 घंटे का लेक्चर, उसके अंदर मेरे को सिलेबस भी खत्म करना, उसके अंदर जूम का भी प्रॉब्लम करें। अब यहाँ पे फोकस करते हैं।
ध्यान से सुनना प्लीज, हम कंपनी से की बात करें। कंपनी से का डेफिनेशन बोलता है कि सर फाइनेंशियल ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जो एंड होता है 31 मार्च को। ध्यान से सुनना, जीसीए की बात करते हैं, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है सर। एलपी में तो नॉर्मल लिखा हुआ है, इन दोनों का मिक्सचर लिखा हुआ है सर, दोनों का मिक्सचर लिखा हुआ है 14 से 31 3, ठीक है, दोनों का हाइब्रिड है। और डीप में जाते हैं, कंपनी सेक्ट में बोलता है कि सर आपका कंपनी अगर पैदा हुआ है जनवरी से मार्च के बीच में, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मार्च। एलपी आपको फाउंडेशन में पढ़ा है मैंने, आपका एलपी पैदा हुआ है अगर अक्टूबर से मार्च के बीच में, आपका कॉपी कर लेता हूँ ना भाई, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मार्च। इतना सिंपल है। अब देख बारीकी देख, अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो मतलब एक ही होता है, बट यहाँ पे स्टार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंड की बात कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? कंपनी से का फोकस है आपकी कंपनी जब भी पैदा हुई फाइनेंशियल एंड 31 मार्च को ही होगा, और वो सिर्फ स्टार्टिंग की बात करें कि फाइनेंशियल भाई स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, नॉर्मल सेंस के अंदर बात करें। ये इंपॉर्टेंस है, खत्म 31 मार्च ही होना चाहिए। उसके बाद एफएस बनते हैं, फिर जनरल मीटिंग होती है, इसलिए इसमें आप ऐसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते, हैज टू बी 31 मार्च ओनली। वो ये वाला मार्च हो कि अगले वाला मार्च हो, पर 31 मार्च को ही खत्म होगा। वो बोलते हैं 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, और ये दोनों का मिक्सचर है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा 31 मार्च को खत्म होगा। फिर ये तो एक एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट इन दोनों के बीच में है कि सर यहाँ पे अगर आपका कंपनी पैदा हुआ जनवरी से मार्च के बीच में, तो आने से आने वाला मार्च फाइनेंशियल खत्म होगा। यहाँ पे अपना पढ़ना बाकी है, पर जो फाउंडेशन पढ़े उनसे ऑलरेडी पढ़े हुए चीज कि सर अगर अक्टूबर से मार्च के बीच में का एलपी पैदा हुआ है, तो आने वाला मार्च नहीं, आने वाला मार्च फाइनेंशियल खत्म होगा। सर लॉजिक है इसका, कंपनीज एक्ट में, एलपी एक्ट में 3 महीने 6 महीने रिस्पेक्टिवली में आप क्या ही एफएस बनाओगे, क्या ही परचेज होगा? अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है, एलएलपी स्टार्ट हुई है, क्या ही परचेज, क्या ही सेल्स, क्या ही एक्सपेंस, क्या ही इनकम, तो उतना सा बना के सर मतलब भी नहीं है। तो अपन पहले साल के लिए बड़ा बनाएंगे, इट इज ओके, मतलब पहला आपका फाइनेंशियल ईयर बड़ा हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। और यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, 3 चैप्टर मैंने मिक्स करे। आपको लिखना है तो आप ये लिख लो, मैं नोट्स में नहीं है ऑब्वियसली, हर चीज में नोट्स में नहीं लिखेगा। 3 चैप्टर का इंटीग्रेशन है ये चार्ट। आज ये बुक नहीं लाए, कैसे चलेगा? तो कोई वजन भी नहीं है साले, ये तो नहीं लेकर आया, 150 ग्राम का बुक है। ऑनलाइन वालों, वंशिका, सारा, आयुषी, जो भी है, समझ में आया मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ? यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आवाज आपका शायद नहीं आएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3 अलग अलग एक्ट्स का, तीनों के अंदर जो एक टॉपिक की बात कर रखी है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ओपन ही है ये, हटा नहीं रहा। आखिरी बात, सिर्फ जीसीए के अंदर बॉक्स बना देता हूँ, 3 clause 66 कैलेंडर ईयर, जनवरी से दिसंबर, ये आपको हमेशा चिपका के आना पड़ेगा। जब भी आपसे वो फाइनेंशियली पूछेगा जीसीए के अंदर, आपको ये चिपकाना ही पड़ेगा। वो पूछेगा आपसे फाइनेंशियल ईयर, पर आप लिख कर आओगे फाइनेंशियल के साथ साथ कैलेंडर ईयर भी। डन। जो ले ज्वाइन करे ऑनलाइन के अंदर, ग्लीनेस, सारा, आयुषी, अभिजीत, वंशिका, जो भी है, इसे ले ज्वाइन करा। हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के। 3 clause 18 हमने खत्म करा, एक अली करके भी कोई आया, और एक फाइनेंशियल हमने खत्म करा 321। वापस यहाँ पे आ गए सर, देख पढ़ते हैं, हमको उसका हर एक वर्ड समझ में आएगा, ठीक है, हर एक वर्ड।
लेट्स सी. Financial year shall mean the year commencing on the first day of April. The term year has been defined under 3 clause 66. ठीक है, year, financial की बात नहीं कर रहे, year की बात कर रहे हैं. The term year has been defined under 3 clause 66 as a year reckoned according to British calendar. Thus, as per GCA, year means calendar year which starts from January to December. तो दोनों का डिफरेंस लिख दिया. Difference between FY and CY, financial year starts from first day of April, but calendar year starts from first day of January. Super important. तो मैंने दो डेफिनेशन करी, दोनों की दोनों एग्जाम के क्वेश्चंस इसी पेज के ऊपर. 318 भी काम का, 321 भी काम का, मैं तो बाद में लिस्ट दे दूंगा. नीचे उसके बाद वाला हमने कर लिया, पर हम वापस करेंगे बिकॉज वो लाइक आई सेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गुड फेथ. हमने इसमें ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर आपने कोई भी चीज करी अगर ऑनेस्टली, भले फिर आपने उसको नेग्लिजेंटली कराओ या ना कराओ, उसको हम गुड फेथ बोलेंगे. ठीक है. तो इसमें केस भी आया था माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी मोंग. स्पेलिंग देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, अजीब सा नाम है, स्पेलिंग एक बार देखना पड़ेगा आपको. इसमें हमने बात करा था कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑल्दो गुड फेथ डिफाइंड नहीं है, पर वो यहाँ से गुड फेथ को उठाएगा नहीं, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि आपने सर काम ऑनेस्टली करना चाहिए तो ठीक है, बट आपने डिलीजेंस भी रखा होना चाहिए. नेग्लिजेंटली जो करा हुआ काम है वो आपकी गलती मानी जाती है. डॉक्टर ऑफ केविट एम्प्टर वाली बात पढ़ते हैं पूरा का पूरा. A thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not. The question of good faith under GCA is one of the fact. It is determined with reference to the facts and circumstances of each case. Thus, anything done with due care and attention which is not malified is presumed to have been done in good faith. For example, an authority is not acting honestly where it had a suspicion that there was something wrong and did not make further inquiries. वो फिर उनकी गलती मानी जाएगी. The term good faith has been defined differently in different enactments. This definition of the good faith does not apply to the enactment which contains a special definition of the good faith. हमको already आता है. And the definition given in the particular enactment has to be followed. तो अगर किसी एक्ट में खुद का डेफिनेशन है गुड फेथ का तो हम उसको ही फॉलो करते हैं. The definition may be applied only if there is nothing repugnant, झगड़ा, in the subject or context. फिर झगड़े वाला उसने केस मुझे बताया, माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी मोंग. एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको ये पूरा का पूरा नाम के साथ. It was pointed out that the expression good faith is not defined in Indian Contract Act 1872, and the definition given here in GCA does not expressly apply the term on Indian Contract Act. The definition of good faith as is generally understood in the civil law and which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the Contract Act is that nothing is said to be done in good faith which is done without due care and attention, as is expected with a man of ordinary prudence. An honest purchase made carelessly without making proper inquiries cannot be said to be done in good faith so as to convey a good title. एग्जाम का क्वेश्चन था, 3 एग्जाम के क्वेश्चन हो गए. 318, 321, 322. हम आते नीचे फटाक से. गवर्नमेंट नहीं काम का, हम पढ़ लेते फिर भी. गवर्नमेंट मतलब सीजी आणि एसजी, बस इतना सही है, पढ़ रहे फिर भी. गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट shall include both central government and state government. Hence, whenever the word government is used, it will include central government and the state government both. Government securities means securities of, अभी पढ़ा हमने CGSG, तो आगे वही लिखा securities of CGSG. सर एग्जांपल दो ना, शायद नाम सुना होगा आपने, ट्रेजरी बिल्स. मनी मार्केट के अंदर होता है, 181 डेज का होता है, आरबीआई इश्यू करता है. 11th में पढ़ा होना चाहिए आपने. ठीक है, हम एग्जाम की क्वेश्चन की बात करते हैं सर. नीचे वाला सुपर इंपॉर्टेंट. 3 clause 26. अगेन जैसा डॉक्यूमेंट में 4 पार्ट्स थे, यहाँ पे आपको 4 पार्ट मिल जाएंगे. और लाइक आई सेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रट्टा मारना हो तो आपको दिखेगा पहले 2 बॉक्स के अंदर लैंड लैंड लिखा है, दूसरे 2 बॉक्स के अंदर अर्थ अर्थ लिखा हुआ है. अगेन मैं साथ साथ में को रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूँ. पहले 2 पॉइंट के अंदर लैंड लैंड लिखा हुआ है, पहले तो खुद ही लैंड लिखा हुआ है, फिर लिखा है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. सर उसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, क्रॉप्स, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. तो फिर लिखा है थिंग्स अटैच टू अर्थ. सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आप समझने के लिए समझ सकते हो, पेड़, समझने के लिए समझ सकते हो पेड़. या लिखा है सर थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ. सर इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए फर्नेस. फर्नेस भट्टी होती है बड़ी सारी एक, उसके अंदर आग जलती रहती है कंटिन्यूअस. ठीक है, अकाउंट्स के हिसाब से पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है. सर अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज इंस्टॉल करी है, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, दिस इज मूवेबल. सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के बाजू वाले क्लास में रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ बिना कोई तोड़फोड़ करे. एज इट इज उठाया और वहां पे रख दिया, तो बिना किसी तोड़फोड़ करे मैं इसको उठा के वहां पे रख सकता हूँ. एंड इट इज कॉल्ड मूवेबल. अगर मुझे उसको डिसमेंटल करना पड़े, उसको तोड़ना ओड़ना पड़े और फिर उसको उठाना पड़े, तो फिर वो इमूवेबल है. मतलब बोलने का मतलब, देखते हैं एक बार, ये देख मैंने हर एक का एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे.
अगेन आपका फोकस आना चाहिए बारीकी पे, इंक्लूड लिखा है वापस, बस अगेन बहुत सारे एक्ट यहाँ पे आने वाले हैं तो हम उसको एग्जॉस्टिव नहीं रख सकते, इट हैज टू बी ओपन डेफिनेशन। तो जैसा वहां पे ऊपर था डॉक्यूमेंट में इंक्लूड, यहाँ पे भी सर इंक्लूड ही है। तो 3 क्रॉस 26 बोलता है इमेल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू राइज आउट ऑफ लैंड, एग्जाम्पल लिखा हमने यहाँ पे क्रॉक्स, थिंग्स अटैच टू अर्थ विच इज ट्रीज, एंड लास्ट में थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। काम का नहीं है बट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटैच्ड एंड फास्टनड। फास्टन हमने करा है, हमने, अटैच्ड ऑलरेडी है, उसमें से उग रहा है, वो ट्री की जो हमने बात करी। तो मोटा मोटी वो एक ही बात है, बेनिफिट्स ऑफ थिंग्स अटैच टू, तो उसके अंदर क्योंकि वो बेनिफिट्स बोला था वहां पे मैंने क्रॉप का एग्जांपल लिखा। ट्रीज हो भी सकता है काम का, नहीं भी हो सकता काम का, क्रॉप्स डेफिनेटली काम का होगा। तो लैंड, बेनिफिट्स टू राइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे फर्नेस। ठीक है, नीचे आते हैं, ये दिमाग वाला है सर, ठीक है, क्योंकि बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल द एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं बट हम तो पढ़ेंगे यार। देखते क्या बोलता है, एन अग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना, लाइक तेंदू लीव्स, टिम्बर, बैम्बूज एटसेट्रा, द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, द राइट टू बिल्ड ऑन एंड टू ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पसेस, and the right to grow new trees and to get leaves from trees that grow in further are all included in the term immovable property। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सुनने में अजीब लगेगा पर ठीक है। सपोज एक पॉन्ड है, पॉन्ड या लेक है कोई, मैंने गवर्नमेंट से ऐसा राइट ले रखा है कि सर उस जो वो पॉन्ड है, जो भी वो लेक है, मैं आऊंगा और सिर्फ मेरा राइट है कि मैं उस पॉन्ड से मछली निकालूंगा। अभी जो मछली नहीं बोल रहा हूँ, मछली निकालने का जो राइट है ना, इट इज इमूवेबल। सर क्यों? बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, उस मछली को जाके जब मैं बेचूंगा ना, दैट इज मूवेबल। हाँ, यहाँ डेफिनेशन पे आते हैं, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, तो जो लेक है ऑब्वियसली दैट लेक इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो जमीन पे जहाँ पे भी है वहां से मुझे हक मिला है कि मैं वहां से सिर्फ मैं मछली निकाल सकता है, तो आपको जो राइट दिया दैट इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। मछली की बात नहीं कर रहे, राइट मछली निकालने की बात कर रहे हैं, मछली बेचेंगे दैट इज मूवेबल, तो यहाँ पे वो राइट की बात कर रहे हैं। एन अग्रीमेंट टू कन्वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो भी उग रहा है वो उग के हम आपको देंगे, उस राइट की बात कर रहे हैं। An agreement to convey forest produce like tendu leaves, timber, bamboos, etc. The soil for making bricks, the right to build on and occupy the land for business purposes, and the right to grow new trees and to get leaves from trees that grow in further are all included in the term immovable property। नीचे आते हैं, जजमेंट्स हैं केस लॉज के। Right of way to access from one place to another may come within the definition of immovable property, whereas right to drain of water is not immovable property। Any machinery fixed to soil, तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। Any machinery fixed to the soil, standing crops can be held as immovable property, तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। हमको बात करनी है इन दो चीज की, राइट टू वे टू एक्सेस एंड राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर। अगेन सिर्फ नॉलेज के लिए, रियल लाइफ में कैसा होता है एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो भाई हैं, उनके बीच में बंटवारा हो गया, एक पार्ट बड़े भाई का, एक पार्ट छोटे भाई का, ठीक है। अभी जो बड़े भाई का घर है उसके वहां पे घर के बाहर की साइड मेन रोड है, यहाँ पे एक मेन रोड है। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे जो दूसरा भाई है उसके घर के यहाँ पे लेट्स से कोई लेक वेक है। अब ये वाले भाई को अगर जाना हो टूवर्ड्स द रोड, तो वो रिक्वेस्ट करेगा अपने बड़े भाई को कि भाई प्लीज मुझे ना सिर्फ इतना सा रास्ता दे दे, इतना सा, ये तो मेरी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, तेरी प्रॉपर्टी के अंदर मुझे इतना सा एक रास्ता दे दे जिसको मैं यूज कर सकूं सीधा यहां जाने के लिए, नहीं तो मुझे घूम घूम के जाना पड़ेगा। सामने वाला भाई बोलता है ठीक है तेरा, तो सर ये हो गया राइट टू वे, एक्सेस टू राइट टू वे, वो रास्ता जाने का, जिसको हम बोल रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो वापस यहाँ पे आता हूँ, ये मिला राइट ऑफ वे टू एक्सेस, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसको हमने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा उसने बोला सर राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर, जिसको लॉ मेकर कंसिडर करता है कि सर वो इमूवेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि टेम्परेरी उसको आप हटा सकते हो, टेम्परेरी अटैचमेंट एंड कैन बी ऑल्टर्ड वेरी इजीली। अब क्योंकि उसको बहुत इजीली ऑल्टर कर सकते हो तो लॉ मेकर बोलता है कि उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलते। लिखा नहीं आपकी बुक में कहीं पे, कुछ मतलब नहीं लिखा हुआ, आपको लिखना है तो आपकी बुक के अंदर इसको आप ऐड कर सकते हो। राइट ऑफ वे टू एक्सेस मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर मैंने आपको रीजन दिया, ऊपर जो लिखा है कन्वे मैंने आपको उसका मतलब भी बताया, हर एक चीज वहां पे लिखी हुई है। अगेन एग्जाम में कभी आया नहीं है, मुझे लगता भी नहीं कभी आएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए, या तो आपको ऊपर वाला करना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हो आप।
एग्जाम में नहीं आएगा। वेटिंग 30 सेकेंड्स। हटा रहा हूँ। क्या पता है सर, वापस रिकॉल करते हैं, बिना बुक में देखे ऑब्वियसली रिकॉल करने की ट्राई करते हैं। सी क्लॉज 26, पहले हम सेक्शन की बात करें जो अब तक पढ़े काम के, सिर्फ काम के। एक था 318, एक था 321, एक अभी पढ़ रहे हैं 326, एक कल पढ़ा था 33। अरे बाद में लिस्ट बना लेंगे, पर दिमाग में तो स्टोर होना चाहिए ना। सर 33 आप बात करते थे विद रिस्पेक्ट टू एफिडेविट, फिर आपने 3 क्लॉज 18 की बात करी डॉक्यूमेंट, फिर आपने बात करी 3 क्लॉज 21 की फाइनेंशियल ईयर, अभी आप बात करो 3 क्लॉज 26 की इमोरल प्रॉपर्टी। जैसा कंपनीज एक्ट के अंदर था वैसा यहाँ पे भी वही है सर, आपने अब तक नोटिस इंशाल्लाह कर लेना चाहिए। अल्फाबेटिकल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे अल्फाबेटिकली अरेंज है, हर एक्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है सर, हम इसकी बात करते हैं। अगेन पढ़ाने से पहले मैं आपको रट्टा मारने का तरीका बता दिया। सर पहले 2 पॉइंट के अंदर लैंड लैंड है, दूसरे 2 पॉइंट के अंदर अर्थ अर्थ है। विल बिकम वेरी इजी फॉर टू रिमेंबर दिस वे। सर पहले के अंदर तो लैंड खुद ही लिखा हुआ है, दूसरा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। याद रखने के लिए हमने उसमें एग्जांपल लिया क्रॉप्स, ठीक है, आप उगाते हो, उसको उगाया और क्रॉप्स निकला, उसको आप बेचते हो, दैट इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। फिर नेक्स्ट थिंग्स अटैच टू अर्थ, पेड़, ठीक है, पेड़ अटैच टू अर्थ। लास्ट जो आपने खुद ने इंसान ने करा थिंग्स, उसमें वर्ड आपने यूज करा है फास्टेंड, परमानेंटली फास्टेंड टू अर्थ, जिसको आप बेसिकली अगर हटाओगे तो आपको स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा, ऐसा हमने को डिस्कस किया। आप एग्जाम में ऐसे तोड़ के तो लिख नहीं सकते, आपको उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपकी बुक में आएगी एक सेंटेंस में लिखा होगा, चेक कर एक बार, या सेंटेंस में लिखा ही नहीं है, लिखा होगा सेंटेंस में ना। एग्जाम में प्लीज सेंटेंस में लिख करना, ये पूरा का पूरा चीज आप ऐसे बना के नहीं आ सकते, इट हैज टू बी इन सेंटेंस। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 26 सेंटेंस फॉर्म में लिख करेंगे। नीचे 327 फाउंडेशन में डिस्कस कर चुके हैं, मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ। सर फाउंडेशन में कहाँ डिस्कस किया था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड नहीं फर्स्ट पॉइंट ही था, क्रिमिनल लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन, नेचुरल जस्टिस। उसमें क्रिमिनल लॉ के अंदर में पढ़ा था कि सर 2 चीजें होती है, एक आईपीसी एक सीआरपीसी। आईपीसी आपको बताता है कि ये गुनाह है और उसकी सजा है, सीआरपीसी बताता है आप इस सजा को किस तरह काटोगे। तो यहाँ पे हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं कि आप सजा को किस तरह काटोगे। हमने आपको 2 चीजें बताई थी वहां पे भी, हमने आपको एक चीज बताई थी कि या तो अंदर आप जाओ और चिल मारो, मतलब कोई काम वाम नहीं करने का, जितने भी आप इनमेट्स हैं उनसे बातें बातें करने की, सोने का दिन भर, जो आपको करना है आपको करने का। दूसरा आता है सर आपने बड़े बड़े कांड करे, आपने मर्डर करा, आपने किडनैप करा, बड़े कांड करे, तो सर आपसे अंदर जाके काम करवाया जाता है, तो हम बोलते हैं हार्ड लेबर। तो डिपेंडिंग आपने कितना बड़ा कांड किया है, आपका इम्प्रिजनमेंट किस तरह का होगा वो डिसाइड किया जाता है। तो पूरा मैं आपको फाउंडेशन में सिखा चुका था, फिर भी यहाँ पे फॉर्मली पढ़ लेते हैं। Imprisonment shall mean imprisonment of either description as defined in the IPC. By means of section 53 of IPC, the punishment to which offenders are liable under the code, ठीक है, कोड अपना वो CRPC तरफ जा रहे हैं, are imprisonment which are of 2 descriptions, namely rigorous, which is with hard labor, और दूसरा simple. So when an act provides that an offense is punishable with imprisonment, the court may in its discretion make the imprisonment या तो rigorous या तो simple. इतना सिंपल है, ठीक है। तो आपके कान पे डिपेंड करेगा कि आप अंदर जाके काम करोगे या अंदर जाके आप चिल करोगे, वो जस्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग आपने क्या कांड किया, ठीक है, इन इट्स डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, उसकी मर्जी। एक बार एग्जाम में आज तक मेरे हिसाब से आसान है, हम फटाक से आगे बढ़ते हैं। एक बार आया, ठीक है, एग्जाम में इंडियन लॉ काम करनी, मंथ काम करनी, हम फिर भी उसको पढ़ेंगे, मोरल प्रॉपर्टी काम करनी, ओथ काम करनी, पढ़ लेते फटाक से, चारों काम करें। इंडियन लॉ से स्टार्ट करते हैं, आपको सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। इंडियन लॉ शेल मीन एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट, इतना आपको याद रखना है। एक्ट हमको पता है सर, रेगुलेशन अभी डिस्कस करा, रूल हमने डिस्कस करा, ऑर्डर, बाय लॉ की बात करते हैं ना, बाय लॉ इज नथिंग बट कोड ऑफ कंडक्ट। सर हमने बाय लॉ कहां पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स आदि बाय लॉज ऑफ द कंपनी, एमओए में चार्टर वर्ड लिखा हुआ था, एओए के अंदर बाय लॉज लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो तो कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। द ओनली वर्ड वर्थ लर्निंग इज यहाँ पे ऑर्डिनेंस। शायद किसी को पता होगा क्या होता है, एक जन को पता है, बताइए सर। स्टार्टिंग सही करा आपने, स्टार्टिंग एकदम सही था कि सर पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर भी सेशन होता है, समर विंटर ऐसे सेशंस होते हैं, 365 में से वो अराउंड 120 150 दिन ही होता है पार्लियामेंट, हर रोज नहीं होता है। अब सपोज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है,
2 सेशन के बीच में ब्रेक है, उस टाइम पे कुछ इमरजेंसी आया, जो मुझे ऑर्डिनेंस पता है आखिरी रियल वर्ल्ड के अंदर, दैट वाज इन 2020 जब कोरोना आया था। उस टाइम पे वी केम आउट विथ एपिडेमिक डिजीजेस ऑर्डिनेंस। तो उसको ऑर्डिनेंस क्यों बोल रहे हैं? सब बिना पार्लियामेंट में पास हुए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर से लॉ पास हो जाएगा। वापस जाते, इसमें भी है, अपने सिलेबस में भी है कि सर कानून कैसे बाहर आता है। ये हमारे फाउंडेशन के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन था। हमने डिस्कस किया था, बिल बनता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, ऑफिस में छप जाता है। हम ऑर्डिनेंस के अंदर पहले 3 स्टेप घुमा देते हैं, बिल, लोकसभा, राज्यसभा, कुछ नहीं। जो कागज है वो कागज सीधा जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट पे साइन करता है, ऑफिस में छप के बाहर आ जाता है। तो जो लोकसभा में जाने वाला, राज्यसभा में जाने वाला, डिस्कशन डिबेट वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ये आगे भी आएगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ के अंदर अपने सिलेबस में है, इस चैप्टर में ही है, पर अभी भी आपको ऑर्डिनेंस का मतलब पता होना चाहिए। तो इंडियन लॉ शेल मीन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बाय लॉ और अदर इंस्ट्रूमेंट। मंथ शेल मीन अ मंथ रेकन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। मूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। तो बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी शेल मीन प्रॉपर्टी ऑफ इमूवेबल डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द, ऊपर नीचे हो गया, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी बुक में तो लिखा है ना। Thus, any property which is not immovable property is movable property. Debt, shares, electricity are all movable property. क्या? Oath पढ़ा पढ़ा लगना चाहिए आपको कहीं ना कहीं। Not just this, आगे जाते हैं और swear का definition आएगा। swear ये रहा swear 362 अगेन हो का वही लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे खुद ही बोल दिया नोट के अंदर। The terms affidavit, oath and swear have the same definition in the act. तो एग्जाम में कोई भी पूछे आपको वही लिख कर आना है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली ओथ पे फोकस अब नहीं कर रहे हैं, सेम ही जो हमने एफिडेविट में पढ़ा था। नीचे आते हैं सर, ऑफेंस पे आते हैं। ऑफेंस शैल मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। समझ में आता है सबको बहुत इजीली। नॉलेज के लिए आपको जानना हो तो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री। टॉट, ऑफेंस, क्राइम में क्या फर्क होता है? नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। टॉट, ऑफेंस, क्राइम में क्या फर्क होता है? टॉट तो पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर फर्स्ट टॉपिक ही था, पॉइंट नंबर 15 था, सिविल रॉन्ग, ठीक है। ऑफेंस मतलब क्या, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्राइम? अच्छा, ऑफेंस छोटा होता है मतलब, कैसी कैसी बात कर रहे हैं? यस सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्राइम के अंदर भी ऐसा हो सकता है, फाइन, इम्प्रिजनमेंट और बोथ, जरूरी नहीं क्या उसमें इम्प्रिजनमेंट हुई हो, ठीक है। मैं बता देता हूँ, टॉट मतलब आपने कुछ गलत करा, ऑफेंस मतलब आपने गलत करा किसी कानून के अंदर। टॉट का कोई कानून थोड़ी होता है। मेरा एग्जाम्पल भी था टॉट का, जैसे भैया बैठा है, ऊपर से प्रोजेक्टर गिर गया उसके ऊपर, उसका सर फट गया, माँ कसम, 10 लाख, मरा नहीं, 10 लाख का खर्चा है हॉस्पिटल का, ऑब्वियसली वो पीए से रिकवर करेगा पूरा 10 लाख, पर अंदर विच लॉ? कोई लॉ ही नहीं है सर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉट्स। इसका जो कहीं नहीं जाता वो लॉ ऑफ टॉट्स में जाता है। तो टॉट मतलब कुछ गलत, ऑफेंस मतलब कुछ गलत किसी एक्ट के अंदर, क्योंकि टॉट का कोई एक्ट थोड़ी होता है। तो टॉट मतलब गलत, ऑफेंस मतलब गलत अंडर एनी एक्ट, इट कैन बी एनी एक्ट, कंपनीज एक्ट भी हो सकता है, पार्टनरशिप कुछ भी हो सकता है। क्राइम मतलब कुछ गलत अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसमें आपने कुछ गलत करा तो उसको क्राइम बोलते हैं। आपने सिर्फ गलत करा उसको हम टॉट बोलते हैं। आपने किसी एक्ट में कुछ गलत करा उसको हम ऑफेंस बोलते हैं। सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा मैंने यहाँ पे। टॉट रॉन्गफुल एक्ट, ऑफेंस रॉन्गफुल एक्ट प्लस विच इज पनिशेबल किसी एक्ट के अंदर, क्राइम रॉन्गफुल एक्ट प्लस पनिशेबल अंडर आईपीसी। वेरी सिंपल। उसने हमको यहाँ पे ऑफेंस बोला था, ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट लिखा सिर्फ, नहीं काम का। आगे ऑफिशियल गजट एक बार आ चुका है, मैं आपको भी दिखाई दूंगा यार। ऑफिशियल गजट और गजट शैल मीन द गजट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट। सर फर्क क्या होता है? सर गजट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल एक्ट की बात करें, जब कंपनीज एक्ट बाहर आया था वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर आया था। किसी स्टेट के अंदर कोई कानून आता है तो वो ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट के अंदर आता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम उसकी बात करते हैं यार, एक बार देख ही लेते हैं। अब एक बार पढ़ लो तब तो मैं निकाल लेता हूँ वो ऑर्डिनेंस वाला। आई विल फाइंड एक बार फटाक से एपिडेमिक, एपिडेमिक ऑर्डिनेंस। अब तक तो रीड कर जो हमने डिस्कस किया उसको मिला 2020, आई गेस कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार हॉटस्पॉट।
सेटिंग्स, ये रहा सर, देख जो रिसेंट मैंने पढ़ा हुआ है पूरा, एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। सर क्यों, पार्लियामेंट सेशन में अगर थी भी तो भी उसके सोशल डिस्टेंस की वजह से पार्लियामेंट में जा थोड़ी रहा था। हम पूरी दुनिया इंडिया को बोल रहे हैं भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और फिर हम ही पार्लियामेंट में मिल रहे हैं। नहीं, पार्लियामेंट उस टाइम में बंद था। सर ये आया क्यों, पर व्हाट इज द बैकग्राउंड, आपने भी सुना होगा, मैंने तो देखा भी है। अगर आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था तो जो लोग थे ना वो डॉक्टर को मारते थे, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी तोड़ देते थे। नहीं आपने सुना नहीं ऐसा? यूज्ड टू बी वायलेंट, वेरी वायलेंट। गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि भाई एक तो डॉक्टर अपनी जान पे खेल के सर्व कर रहा है टू द कंट्री, और उसमें आप उसी को मार रहे हो, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो हम ये कानून लेकर आए, ऑर्डिनेंस वाला, उसमें हमने लिख दिया कि सर आपने अगर किसी भी हॉस्पिटल में काम करने वाले को आपने मारा वारा, प्रॉपर्टी तोड़ी, 3 साल तक की जेल। कानून लेकर आ गए, सब शांत हो गया। तो इट वॉज नीड ऑफ द आर, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सीधा प्रेसिडेंट की साइन से आ गया था सर ये। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डिनेंस का रियल एग्जाम्पल। ऑफिशियल गजेट, गजेट ऑफ इंडिया सेंट्रल एक्ट के लिए, और स्टेट एक्ट के लिए ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट, ठीक है। पता है उसने, द गजेट ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक जर्नल एंड एन ऑथराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्सन एग्जाम में 2 बार आ चुका है, मैं आपको पढ़ते पढ़ते रट्टा मरवा दूंगा सर, गारंटी। कैब, लास्ट टाइम ही आया था जहां तक मेरी मेमोरी में है, कैब लिखा है वहां पे, जिसमें आपको मैं लिखा सी कंपनी, ए एसोसिएशन, बी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कैब, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। 2-3 बार एग्जाम आ चुका है, एक बार तो लास्ट एग्जाम में आया था, तो मुझे याद है, हाँ लास्ट में था। तो पर्सन शैल इंक्लूड एनी पर्सन, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। बस इतना सा लिखा है 2 मार्क के लिए, सी ए बी कैब। इंपॉर्टेंट बोला मैंने आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं। रजिस्टर्ड कुछ काम का नहीं, पर इसको हम पढ़ चुके हैं सर। कहां पढ़ चुके हैं? फाउंडेशन के अंदर। सर कहां पढ़ा था इसको हमने? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर, और एक और जगह की तो पढ़ा था, चार्जिंग में भी तो पढ़ा था कि सर आपने अगर आरओसी को कुछ दिया, आरओसी ने उसको अपने पास रख लिया, देन इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आरओसी ने अपने पास रख लिया, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड। आपने दिया उनके पास, वो चला गया, तो बोलते हैं रजिस्टर्ड यूज विद रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट shall be registered in India under the law for the remaining force for the registration of document। नीचे के 4 काम के नहीं लिखा है मैंने, फिर भी एकदम शॉर्ट में आपको पढ़ना हो तो। आज तक कभी एग्जाम में आया है ना कभी आएगा। स्वेर हमने पढ़ा कि सर वो सेम ही है जैसा हमने देखा था। नीचे आते हैं, आपको बाद में ये मैं दे दूंगा तो आप लिख लेना। नीचे आते हैं राइटिंग के ऊपर। एक्सप्रेशंस रेफरिंग टू राइटिंग शैल बी कंस्ट्रूड एज इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, ठीक है, जैसे छापते हैं वो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म इस राइटिंग। ईयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 3 के अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो आपके मॉड्यूल में वो मैंने कवर ना करा हो, सब कुछ कवर करा। हाँ, काम की बात करें अगर सिर्फ 3 क्लास, उल्टा बोल रहा हूं अब, 3 क्लास 42 काम का, 342 के बाद 327 एक ही बार है, मैं इसको काम का नहीं बोल रहा हूँ। 326, 321, 322 भी तो, 322, 321 और फिर 3 क्रॉस 3, बीच में 18 भी आया था। लिख लो भैया, अभी लिख लो, लिख लो, लिख लो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले सेक्शन आप लिख लो अभी कभी, इसमें से ही कोई एक आएगा, पक्की बात है। मैं बोल रहा हूं आपस एक बार, 3 क्रॉस 3 एफिडेविट, जल्दी, 3 क्रॉस 3 एफिडेविट, ठीक है पहला। दूसरे पे आते हैं, 3 क्रॉस 18 डॉक्यूमेंट, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 18। आगे 321 फाइनेंशियल ईयर, 33, 318, 321। नीचे 322, ये रहा सर गुड फेथ। फिर 326 इमोल प्रॉपर्टी, ये रहा 326। उसके बाद 27 नहीं लिख रहे हम उसको काम का, 39 भी नहीं लिख रहे, सीधा 342। और 366 321 में कवर हो चुका था, उसमें अलग से लिख नहीं रहा हूं। कितने 5 हुए होंगे, कितने हुए? 6। कौन कौन से? 33, 318, 321, 322, 326,
42, ठीक है, परफेक्ट है। 2 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ ये 6 पढ़ लो, बाकी टाइम पास ही है वैसे भी। ये 6 आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं सर, ये तो कोई सेंस नहीं आगे बढ़ने का। ये 6 की 6 डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मैं वेट करता है 2 मिनट, याद करके ही फिर आगे बढ़ते हैं। I'll wait 2 minutes. एफिडेविट, डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल ईयर, गुड फेथ, इम्यूल प्रॉपर्टी, और जो कैब वाला भाई मैंने खत्म करा पर्सन वाला, वो कितना आपको आना चाहिए। 2 मिनट वेट करता है। जो फाउंडेशन उससे पड़ा हुआ नहीं है, ऐसा दिखता कागज, गजट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल एक्ट के अंदर गजट ऑफ इंडिया में ऐसे लॉ छप के आता है इस तरह से। फिर एक भी पड़ा हुआ है ना अपने पास, कितना सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के अंदर, ये देख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है। ये भी जब छप के आएगा तो ऑफिशियल गजट में छप के आएगा पूरा का पूरा। वेटिंग, 6 डेफिनेशन, 2 मिनट, अब तक याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। संडे को टेस्ट भी है इसका, अच्छे से ही करना सर, 6 चैप्टर। सेकंड है, चेक कर एक बार, सेकंड है, थर्ड, ओके, 38 ये आने वाला, एओसी, चार्जेस, तो क्या हुआ, सीए, आईओएस, फेमा, एलपी में नहीं डाल रहा, ये संडे को टेस्ट है, ये पूरा आपका अदर लॉस है, एओसी एंड चार्जेस। पेपर में आज सबमिट भी कर दूंगा, पेपर में ही बनाएगा, नहीं यही संडे होगा, कोई नेक्स्ट वीक नहीं होगा। आपके पास बहाना क्या है इस वीक में टेस्ट ना देने का? एओसी पूरा क्लास में याद किया, चार्जेस पूरा क्लास में याद किया, पीसीए में आपको भी क्लास में याद करवाएगा, आईओएस टट्टी इतना छोटा सा चैप्टर है, फेमा थोड़ा सा बड़ा है नो डाउट, बट हो जाएगा वो भी। और आपका जो टेस्ट होगा संडे को, उसके पहले जो लेक्चर होगा अपना सैटरडे को, आई थिंक जो लेक्चर है मैं क्वेश्चन आंसर ही करने वाला हूँ। तो आपने अगर फ्राइडे तक, सैटरडे के लेक्चर तक अगर एक बार पढ़ भी लिया होगा तो आपका एनीवे क्वेश्चन आंसर सैटरडे को मैं खत्म ही करवा दूंगा सारे के सारे, 50-60 जितने, तो सब चैप्टर्स के मिला के, क्या दिक्कत है आपको? लिखने का भी प्रैक्टिस करवाया क्लास में, अपने क्वेश्चन लिखा था ना, तो आपका लिखना कैसे आपको वो भी पता है, तो आपका कोई बहाना होना नहीं चाहिए टेस्ट ना देने का मेरे हिसाब से। क्या तेरे को क्या क्या टाइम तुम बताओ क्या रखना है? 8 से 2 बजे रखें? बेवड़े 1 से 2 टाइम खाने के लिए इनफ नहीं है, और एग्जाम का टाइमिंग 2 से 5 का ही तो होता है, बेस्ट हो गया ना। जहाँ तक मैंने सुना था बात वहां पे 2 से 5 होगा टेस्ट, 50 मार्क्स लॉ, 50 मार्क्स अकाउंट्स। तो बात हुई थी ना, तुम लोग तो थे वहां पे। तुम लोग ही तो थे वहां पे, तुम्हारे सामने तो डिस्कशन किया।
मैं कहीं लॉकअप बोलता हूँ, लॉकअप बोलता हूँ। हाँ यहाँ पे 2 से 3:30, 500 के अंदर सिर्फ एक चैप्टर बड़ा है फेमा, ये थोड़ा सा बड़ा है, बट देन अगेन वेटेज अच्छा खासा है। आपको ये ज्यादा सोचना चाहिए कि सर यहाँ पे क्लास के अंदर लॉ हो रहा है, साथ साथ में घर जाके इसको खत्म कर लेते हैं। तो संडे तक आपका जो टेस्ट है उसमें आपने थोड़ा भी 70% प्रिपरेशन कर लिया अच्छे से, तो आप ऐसा समझ लो इन सबको मिला के द वेटेज इज अराउंड 45 to 50 मार्क्स भाई, इन सबको मिला के। ये तो आउटराइट 30 आपकी आई से खुद ने बोल रखा है, ये 30 मार्क का है। एओसी आ चुका है 12-12 मार्क तक का भी, एंड चार्जेस में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 6 मार्क कितना बोल रहा हूँ, 45 to 50 आपका सबका आधा सिलेबस। बी प्रोएक्टिव मेरे हिसाब से, ऐसा ही पर बहुत आसान है, मुश्किल है पर करना पड़ेगा ना भाई। ये होगा उसके बाद फिर बाकी चैप्टर्स का अपन टेस्ट रखेंगे रिवीजन करने के बाद, ये करके तो खत्म हो जाएगा आपका फॉर एवर। और मैं बोलता हूँ सैटरडे के लेक्चर के अंदर मैं 50 करवा दूंगा, मैं 50-60 जितना मैं करवा पाऊंगा करवा दूंगा के अंदर। शेड्यूल में तो है ना शायद, मुझे नहीं आइडिया, मुझे ध्यान है लेक्चर इज देयर। चेंज किया था बिकॉज भवर सर का छुट्टी हुआ था एक दिन, की वजह से उन्होंने उसको चेंज करवाया था। मैं उनसे अभी बात, अभी आएंगे ना, मैं उनसे अभी का भी बात कर लूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी, एम्बिग्यूटी नहीं रखते। क्या कैसे 1 मिनट बचा है फिर वो है डेफिनेशन, 1 मिनट तो हो गया ना। 3, 18, 21, 22, 26, 42। एमसीक्यू रखूं कि ना रखूं, आप बोलोगे वैसा करते हैं। 15 मार्क्स, 15 एमसीक्यू रखते हैं और 35 थ्योरी रखते हैं, और मैं ऑप्शन नहीं दूंगा पर 50 वक्त के ऑप्शन देने 5 चैप्टर के अंदर। हाँ, आपका जो वो एग्जाम वाला पेपर होगा ना वही होगा। मैं आज बोलता हूँ आज मैं सबमिट करूंगा पेपर, मेरा 5 बजे ताज में खत्म होगा, 7 बजे, 7 से 9 में ताज में बैठा बैठा का पेपर ही बनाऊंगा, 9 बजे डिनर है। हाँ सर, किसके साथ क्या बेवड़े की वेटिंग। 1 मिनट। थर्टी सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स। हो जाना चाहिए अब तक मेरे हिसाब से, या गुड फेथ ही पड़ रहा है अब तक। पहले 3 लाइन काम किया और केस लो काम का है सर। अच्छा वापस कर रहा है। हाँ सर, किताबें किताबें बंद करते हैं, जल्दी करिए। आवा ऑन योर टोज। ओ फर्स्ट बेंच दीदी पागल, बंद कर, बंद कर। सेकंड बेंच बंद कर। ओ थर्ड बेंच पागल, बंद कर। ओ भैया पीछे ब्लैक, बंद कर, बंद कर। छोटू से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, सिर्फ नंबर और नाम पूछ रहा हूँ, उतना बोल सकते हैं।
सिर्फ नंबर नाम। हाँ बहन, शुरू करते हैं। नहीं नहीं, बाद में नहीं पूछ सकते, ओके नहीं पूछ सकते, मना कर दिया उसने। पीछे भैया, सिर्फ नाम और नंबर। तेरे को ऑप्शन नहीं है, तेरे को बोलना ही पड़ेगा। वेरी गुड। वेरी गुड। 21, मैं बोलता हूँ 21। वेरी गुड। 22। एफ के बाद जी ना, एफ जी, गुड फेथ। 22 हो गया। 26। वेरी गुड। कैप वाला, कैप वाला सही है, एक वापस देख ले, 42 याद होना चाहिए। हाँ पीछे ब्लू वाले भैया, आपके पास 6 डेफिनेशन है, एनी वन ऑफ योर चॉइस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन पूरा तो बोल कम से कम, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चलेगा। आगे दीदी ब्लैक, आपके पास 5 बची, कोई भी एक और चॉइस। पहले सेक्शन दीदी 22 नहीं, सेंटेंस फॉर्म में दीदी प्रॉपर्ली थोड़ा। इसका नाम बोलो। हाँ सही बोल रही है। माउ माउ पू वर्सेस माउ सी माउ माउ, पूरा बोल वापस। देखो उसके अंदर माउ माउ पू। ठीक है, आगे सर मिस्टर डी, 4 बचे आपके पास। December 31। कच्चा पक्का पर चलेगा, मीन मीन पॉइंट्स कवर हो गए उसके अंदर। आगे दीदी ब्लैक, आपके पास कितनी डेफिनेशन बची, बची ना शायद। चार इंक्लूड। अलाउड। स्टॉप स्वेयरिंग। और आगे भी है। कंटेन्स एंड डिक्लेरेशन। आगे भैया आपके पास 2 बचे, एक तो डॉक्यूमेंट बचा और दूसरा ईमेल बचा ना। हाँ कौन सा बोल रहे हो आप। ओके 3 clause 26 बोल रहे हो आप, ईमेल प्रॉपर्टी बोलिए सर। पहले शैल इंक्लूड। वेरी गुड। थिंग्स और परमानेंटली टू, जो ऊपर लिखा हुआ कॉपी करना है। थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, जो ऊपर लिखा ना वही नीचे आपस बाद में कॉपी करना है। ब्लैक से तो बात कर ली, ब्लैक आपका एक ही बचा ऑप्शन। माशाल्लाह, सेक्शन दी थी क्लॉज, माशाल्लाह। एनी सब्सटेंस मैं हेल्प करूंगा। अबे वन ऑफ दोज मींस, ख्याल से which or which may be used परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं सब फटाक से बिना टाइम वेस्ट करें। 5 बहुत काम का है पर हम पहले 4 भी कर लेंगे।
अब 4 आपके पास मॉड्यूल, आप खुद से पढ़ो, आपको 1% भी मतलब सोच करिए एक बार 4 बुक में लिखा होगा ना फॉर सेक्शन नंबर 4, जहाँ पे 3 खत्म हो रहा है 4 स्टार्ट होगा ना बाबा। क्या नहीं आपका वो रहा 3 नंबर बोल पढ़िए एक बार, मुझे बताइए क्या मतलब है उसका। 4 ऑब्वियसली काम का नहीं है, बट हम पढ़ेंगे फिर भी। चल 15 सेकेंड। डन, अब तो पढ़ लिया होगा। हाँ सर बताओ क्या लिखा। एनीवन सेक्शन 4 एक भैया ट्राई करें, हाँ सर प्लीज ट्राई करिए, बताइए। रॉन्ग। यस सर प्लीज। वेरी गुड। स्टार्ट बहुत अच्छा था, बाद में रॉन्ग हो गया। स्टार्ट सही था, इसका भी स्टार्ट सही था, बाद में हक दिया। एनीवन एल्स? दोनों का स्टार्ट एकदम परफेक्ट था, एंडिंग अच्छा नहीं था। कोई और? काम का नहीं है, आपको आना चाहिए पर नहीं। कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं इसके बाजू में डायग्राम बनाता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। 1868, 1897 और एक दिया होगा, देख चेक कर कौन सा है। 1887 होगा। 1887 हाँ। अब देखना, ये भी जीसीए सर, ये भी जीसीए है तो क्या था, और ये जीसीए है, ठीक है, ये अभी है और ये पहले थे, इन दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया था। ठीक है, तो आज की तारीख में ये दोनों नहीं है, सिर्फ अपन यही पढ़ रहे हैं आज की तारीख में। अब सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, हम कोई भी एक रैंडम डेफिनेशन उठाते हैं, जो हमने पढ़ा उसकी बात करते हैं। चल लेट्स स्टार्ट विद 3 क्लॉज 22 की बात करते हैं। सर इस एक्ट के अंदर 3 क्लॉज 22 का डेफिनेशन आया था ऑफ गुड फेथ, ठीक है, इस एक्ट में वो डिफाइन था। 1897 तक आया नहीं है। हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रियल एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया 1872 के अंदर, ठीक है, इन दोनों के बीच के अंदर। अब यहां पे जो डेफिनेशन बन गई थी यहां पे 68 के अंदर, ठीक है, उसके बाद ये आईसी आया 1872, आज की तारीख में एप्लीकेबल है 1897, ये आज की तारीख में एप्लीकेबल है। लॉ में क्या बोलता है, ऑल दो गुड फेथ का डेफिनेशन 1897 से पहले आ गया था, पर फिर भी एक गुड फेथ का डेफिनेशन एप्लीकेबल है उन सारे एक्ट के ऊपर जो इस साल के बाद बने। हाँ, अभी हम जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं हम क्या बोलते हैं रेफरेंस में कि भाई जीसीए 1897 देखो, वहां पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सर कुछ डेफिनेशन ऐसे भी थे जो इस जीसीए वाली जो हम पढ़ रहे हैं 1897 उसके पहले डेफिनेशन आ गए थे, उसके पहले वाले जीसीए के अंदर। उस जीसीए में जब डेफिनेशन आया था उसके बाद ही कुछ एक्ट बने थे। जैसे मैं एग्जांपल दिया आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक एग्जांपल देता हूँ ना, आईपीसी 1860, सब मतलब पुराने पहले बन गए थे। तो इन सबको भी डेफिनेशन लगेगा जो 1897 के अंदर लिखा हुआ है। अभी लिखना क्यों पड़ा सर उसको, बिकॉज हटाओ इसको एक सेकेंड, यहां तक सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि सर जो भी सेंट्रल एक्ट है उसको ये जीसीए लगेगा, और जो डेफिनेशन आई थी उस डेफिनेशन को जो एक्ट फॉलो कर रहा है वो इस पीरियड का है, मतलब जीसीए से भी पहले का है। तो सर ये तो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा कि जीसीए बाद में आया, एक्ट पहले आया, तो ये इसको कैसे फॉलो कर सकता है। तो हमने बोला कि भाई अगर इस एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन आ गई थी जो इस एक्ट के अंदर भी है, तो आपका एक्ट ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा, मतलब आपको भी एप्लीकेबल हो जाएगी जो पहले आ गई थी वो। इंग्लिश में पढ़ता हूं देखिए एक बार, यहाँ पे there are certain definitions in section number 3 of GCA
which would also apply to the acts and regulations made prior to 1897. मैंने आपको एग्जांपल दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी जीसीए लगेगा, जो जीसीए से पहले बन चुका है उसको भी जीसीए का 1897 लगेगा। वापस पढ़ते हैं। Application to foregoing definitions to previous enactments. There are certain definitions in section number 3 of the GCA 1897 which would also apply to the acts and regulations made prior to 1897. इसका एग्जांपल दिया हमने को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, that is on the previous enactments of 1868 and 1887. तो जब 1872 आया होगा तो 1868 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस होगी, वो 1872 वाले को लगेगा। कुछ काम का नहीं पर आपको आना चाहिए। सेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो उसको। अभी से आपने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट बनाई है उसके अंदर अभी से मार्क कर लो। सेक्शन नंबर 5 3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसका क्वेश्चन भी करेंगे अभी का भी। बुक में से नहीं देख रहे, उसके बिना देखते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 मार्केट सुपर इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, दैट इज कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, बारीक है थोड़ा सा पर है बहुत आसान, थोड़ा सा बारीक है बस। सेक्शन नंबर 5 बोलता है सर 2-3 केसेस हो सकते हैं। हमने कानून बना दिया, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया और वो ऑफिशियल गजट में छप गया, तो वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जब वो ऑफिशियल गजट में छप गया, ठीक है। पहला मैं आपको 3-4 स्टेटमेंट बोलूंगा, सबसे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सर लॉ अप्लाई होना स्टार्ट होगा कब? प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद वो ऑफिशियल गजट में आएगा, जिस दिन ऑफिशियल गजट में आ गया उस दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, सर हमने ऑफिशियल गजट के अंदर क्लियरली लिख दिया कि ये एक्ट एप्लीकेबल होगा आज से 2 महीने बाद से, तो 2 महीने बाद से एप्लीकेबल होगा। सर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो पहला वाला ही केस आ जाएगा कि सर जब ऑफिशियल गजट में छपके वो आम जनता के सामने बाहर आया उसी टाइम से वो एप्लीकेबल। ये 2 केस आपको बता दिए। जब कुछ लिखा हुआ नहीं है, डेट अलग से स्पेसिफाई करी हुई नहीं है, और जब डेट स्पेसिफाई करी हुई है तो अगर डेट स्पेसिफाई करी हुई है तो उस दिन से एप्लीकेबल होगा, स्पेसिफाई नहीं करी तो जब ऑफिशियल गजट बाहर आएगा उस दिन से एप्लीकेबल होगा। लास्ट एलिमेंट थर्ड, ये ट्रिकी है थोड़ा सा। सर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही नहीं है कि ऑफिशियल गजट कब आया बाहर, आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ने साइन करा इस तारीख को, तो उस तारीख से एप्लीकेबल। हाँ मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि उसी दिन पे ऑफिशियल गजट आ गया होगा। 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देख मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ठीक है, सुपर काम का। Where any central act has not specifically mentioned a particular date, लिखा हुआ नहीं है किस डेट से एप्लीकेबल है, not mentioned. So where any central act has not specifically mentioned a particular date to come into force, it shall be implemented on the day on which it receives the assent of the Governor General. पुराने केस के अंदर, in case of central acts made before the commencement of the Indian Constitution, or President in case of Act of Parliament. तो लॉ ने तो क्या बोला, जब वो साइन करेगा तब। आगे देख, एग्जाम्पल 18 देख। The Companies Act received assent of President on 29th August 2013 and was notified in official gazette on 30th August 2013 with the enforcement of section number 1 of the act. Accordingly, the Companies Act 2013 came into enforcement on the date of its publication in the official gazette. तो हमने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था, नीचे वाला ये एग्जाम में आ चुका है। Where if any specific date of enforcement is prescribed in the official gazette, act shall be into enforcement from such date. एग्जांपल दिया, SEBI Regulations 2015 was issued by SEBI by notification dated 14 August 2015 with effect from 1 January 2016. Here this regulation shall come into force on 1 January 2016 rather than the date of its notification in the gazette. ठीक है, तो 3 केस बन रहे थे। वापस बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर डेट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो जब ऑफिशियल गजट बाहर आया उस दिन से एप्लीकेबल, डेट मेंशन है तो उस डेट से एप्लीकेबल, कुछ डेट दिया हुआ नहीं है तो जब प्रेसिडेंट ने साइन करा उस दिन से एप्लीकेबल। 3 केस बन सकते, तीनों को मैंने बता दिया। नीचे वाला बहुत बहुत डिफिकल्ट है, आज तक एग्जाम में एक बार आया और जब ये आया था किसी को पता भी नहीं पड़ा था कि टॉपिक कहां से आया। इट इज सच डिफिकल्ट, ठीक है। एंड मेरे को लगता है आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से डिस्कस कर रहा हूं, डीप में जाने का टाइम नहीं है, पर ऊपर से एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। तो दुनिया में 2 चीजें होती है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। 99.99% केस के अंदर जो भी कानून आता है इट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, एक ही ऐसा मेजर केस है जहां पे रेट्रोस्पेक्टिव हुआ था, व्हेन द प्रेसिडेंट वाज प्रणब मुखर्जी एंड द केस वाज ऑफ वोडाफोन। आपको पता होना चाहिए सर क्या था वोडाफोन वाले केस के अंदर। वोडाफोन कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में गया था, उसका टैक्स पेबल आ रहा था बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में बेसिकली हार गया, मतलब
गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर आया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गया कि मुझे टैक्स नहीं करना पड़ेगा। कुछ 9 या 10,000 करोड़ रुपए थे, बिग फिगर था। अब सामने जो लॉयर्स थे वो इंडिया के टॉप लॉयर्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे थे। अपने बड़े बड़े नाम से होंगे, कपिल सिब्बल और ये सब, ये बड़े बड़े लॉयर्स थे। वो केस हार गए, ठीक है। वोडाफोन के जजमेंट में फेवर आ गया कि भाई आपको टैक्स पे नहीं करने का। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करा मतलब चेंज। रेट्रोस्पेक्टिव, सर रेट्रोस्पेक्टिव कहां से, जब से 1960 में एक बना था वहां से। तो फिर क्या हुआ, वोडाफोन को टैक्स पे करना पड़ा। जस्ट इमेजिन सिचुएशन जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए, बिकॉज सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1 के ऊपर था, वो का प्रोवाइजो नंबर 1 था, जो केस था जो भी था। आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आपकी बजाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करा रेट्रोस्पेक्टिवली, उसमें चेंजेस कर दिए, और चेंजेस के हिसाब से आपको अब टैक्स पे करना पड़ेगा। बोल, तो आप जीत के भी हार गए। ऐसा इंडिया में आज तक एक ही बार हुआ, एंड इट वाज प्रणब मुखर्जी। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा उसका। अपन को फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए कि सर जो भी कानून आता है वो प्रोस्पेक्टिवली ही लगता है। एक आखिरी बात जिसका मैं कल बिल्डअप करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं भी सर आपको ऊपर से बता रहा हूँ। सर कंपनीज एक्ट 1926 था, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो जो कंपनीज एक्ट 1926 था वो रिपील हो गया। रिपील मतलब पूरा एक्ट खत्म हो गया, वो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा माना जाएगा। और हम कंपनीज एक्ट 2013 में आ गए ना। सपोज देयर वाज अ गाय जिसको हमने कंपनीज एक्ट ओपीसी का एग्जांपल लेते हैं, और दो ओपीसी था नहीं 1956 के अंदर, फिर भी एग्जांपल ले लेते हैं कि सर आपको हमने एक राइट दिया जब कंपनीज एक्ट 1926 था उस टाइम पे। सर कब दिया आपने, 2012 में दिया। सर क्या राइट था, कि आपके पास कोई एक राइट है जो सिर्फ आपके पास रहेगा अगले 2 साल तक। नाउ माय प्रॉब्लम इज, ये आपने 2012 में दिया, 2013 के अंदर कंपनी से 2013 आ गया, पुराना वाला रिपील हो गया, खत्म हो गया, अब नया एक्ट आ गया, और अब तक मेरे राइट को 1 ही साल हुआ था। तो सर अभी क्या करने का राइट का, लॉ में क्या बोलता है, इट विल कंटिन्यू। भले वो एक्ट नहीं रहा जिसने आपको राइट दिया था, पर आपका जो राइट था इट विल कंटिन्यू इन न्यू एक्ट ऑल्सो। वैसे वैसा समझते हैं। सर कंपनीज एक्ट 1926 के अंदर कंपनी के एक डायरेक्टर को 5 साल की जेल हुई थी। जेल हुई थी 2011 के अंदर, 5 साल की। 2 साल गुजर गए, 2013 आ गया, नया कानून आ गया, पुराना कानून रहा ही नहीं। भैया बोलते हैं मेरे को जेल से निकालो, क्योंकि जिस कानून के अंदर मुझे सजा दी थी वो कानून तो है ही नहीं ना दुनिया में, अब रिपील हो चुका है, तो मेरे को बाहर निकालो। लॉ में बोलते हैं ऐसे कैसे बाहर निकालें, आपको पूरा सजा खत्म करना पड़ेगा। नीचे आता हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको। इफेक्ट ऑफ रिपील, ठीक है, एक ही बार एग्जाम में आया, 6 मार्क का आया था, और किसी को पता नहीं था कि कहां से आया। इसका आपको ओवरव्यू दे रहे हैं आपको सिर्फ, देख। Where any central legislation or any regulation made after the commencement of this act repeals any act made or yet to be made, unless another purpose exists, the repeal shall not, जिसको आपने बंद कर दिया उससे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हमने आपको पढ़ाया सर सेकंड लास्ट पॉइंट, affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offense committed against any enactment so repealed। हमने उसके ऊपर वाला भी पढ़ाया आपको, affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed। तो आपका जो राइट था वो कंटिन्यू रहेगा नया एक्ट के अंदर भी, आपका जो पेनल्टी था वो कंटिन्यू रहेगा नए एक्ट के अंदर भी। जस्ट बिकॉज पुराना एक्ट चला गया नया एक्ट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो राइट, आपका वो पेनल्टी सब खत्म हो जाएगा, नहीं, इट विल कंटिन्यू। एक्ट नहीं रहा, बट उस एक्ट में जो लिखा हुआ पेनल्टी और राइट था वो कंटिन्यू रहेगा, उसके अलावा जो भी था वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे 6 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। मैंने आपको सबसे इजी वाले 2 पढ़ाए, एक और इजी पढ़ा देता हूं, चल। Affect any inquiry, litigation or remedy with regard to such claim, privilege, debt or responsibility, or any inquiry, litigation or remedy may be initiated, continued or insisted। जो आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस एक्ट के अंदर, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्ट खत्म हो गया तो इंक्वायरी खत्म हो गई चलो, नहीं, इट विल कंटिन्यू। तो पेनल्टी, राइट, इन्वेस्टिगेशन, ये 3 आसान पॉइंट है, दे विल कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव, पुराना एक्ट दुनिया में नहीं रहा फिर भी इट विल कंटिन्यू। वेरी सिंपल। 6 पॉइंट है, मैं आपको 3 पॉइंट पढ़े जो आसान वाले थे, ऊपर वाले पॉइंट के अंदर मुझे एग्जांपल लिखवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नीचे ये 2 पॉइंट और नीचे एक और थ्योरी आएगा एसी वाला। और आपका कल मैंने कहा था कि पूरे एक्ट के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही केस लॉ हैं, एक माओंगोंगपू वाला, दूसरा आपको इसके अंदर मिलेगा, देख ध्यान से, वहां पे आपको मिलेगा नवरंगपुरा वाला, नवरंगपुरा मिलकत ट्रस्ट वाला आपको एग्जाम केस लॉ मिलेगा, देख मिला, नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, सेकंड पैराग्राफ है शायद, अहमदाबाद का केस है,
इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, जो हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंस दिया हुआ है डिलीशन वर्सेस रिपील का। चल मैं एक और भी दे देता हूं सर। डिलीशन होता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, रिपील होता है पूरे एक्ट का। इज अ डिफरेंस। डिलीशन किसी सेक्शन का होता है, रिपील पूरे एक्ट का होता है। उसमें अच्छे से वर्ड भी लिखे हुए हैं सर। रिपील बेसिकली मींस कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द होल लॉ, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलना चाहिए यहाँ पे। ऑब्लिटरेशन मतलब तोड़फोड़, पूरा एक्ट जो था हमने पूरा तोड़फोड़ कर दिया, उसको पूरा हटा दिया। डिलीशन तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होता है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सर आपका रिपील इज अ सुपरसेट, डिलीशन इज अ सबसेट। क्योंकि रिपील होगा तो डिलीशन तो होगा ही होगा, पर डिलीशन होगा तो रिपील होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी मैं नहीं करा बिकॉज फिर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, सर आ जाएंगे। हमने काम का क्या करा सिवा वो 6 सेक्शन के, सेक्शन नंबर 5। ठीक है, काम का, सुपर काम का। आप जा सकते हैं, बोलना भाई। उसको वो वाला चलेगा, उस साइड का वो वाला ही चलेगा, इट विल कंटिन्यू। अब जो कोई फंसेगा उसको नया वाला लगेगा। कौन सा बोलना? अभी बाद में ब्रेक में सर्च करना सेक्शन नंबर 210 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन होता है। एग्जांपल लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 128 के अंदर कि अगर सीजी चाहे तो आपको बोल सकता है बुआ लंबे टर्म के लिए रख। और हमने क्या बोला था कि लंबे टर्म के लिए रख जब आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। तो ऐसा 128 जो 1926 में था, उसमें आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ कि भाई हम आके देख रहे हैं आपकी कंपनी में कोई फ्रॉड है कि नहीं है। मीनवाइल 2013 आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया था वो रुक जाएगा, इट विल कंटिन्यू 2013 के अंदर जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। यस सर। हाँ मैं फ्री हूँ, बोलना। एओडे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्यूमेंट वाला ही था। 18 की बात कर रहे हैं ना? हाँ देख, हम डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बोल रहे हैं, पहले तो उसको रट्टा मारते हैं। आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा उसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, स्टार्ट मैटर से हो रहा है, खत्म मैटर पे हो रहा है। वो नोटिस करा? ठीक है। अब जो हम स्टार्ट मैटर से कर रहे हैं उसके अंदर हमने बोला वीड सब्सटेंस मतलब गांजा, वीड सब्सटेंस मतलब गांजा। अब वो वीड के अंदर आपको लिखा मिलेगा सबसे पहले एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, वीड हो गया। अपॉन एनी सब्सटेंस, तो फर्स्ट बॉक्स पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब वो आप लिखोगे किस तरह से, या तो आप फिगर से लिखोगे या वर्ड से लिखोगे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय लेटर्स और फिगर्स और बाय वन ऑफ दोस मींस। इसको आप अभी यूज कर रहे हो या बाद में यूज करोगे, जैसे आप नोट्स बना रहे हो, इन नोट्स को आप बाद में यूज करोगे ना, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। एकदम कंसेप्चुअल है।